हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। हाँ तो दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए आप लोग के लिए एकदम जो है ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर। आप लोग अगर इतना को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग इतना को अच्छे से जो है रिविजन कर लीजिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है। जल्दी बताइए तो दोस्तों कि मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है। तो आप लोग को पता ही होगा कि 18 वर्ष जैसे ही होता है तो आदमी मतदान जो है दे सकता है। तो इसलिए मतदान करने की कम से कम उम्र 18 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। जल्दी बता दीजिए तो रोलेट एक्ट जो है यह किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह किया गया था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर्स हो जाएगा। और जिस भी क्वेश्चंस का आंसर पता हो आप लोग को कमेंट बॉक्स में करते रहे, और अगर नहीं याद है तो उसे याद जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जल्दी बता दीजिए तो कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। तो देखिए, पहला कथन है कि भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही हो जाएगा। फिर दूसरा कथन क्या है कि भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं ये गलत हो जाएगा। सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है चीन, फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है भारत। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा कथन देख लीजिए क्या कह रहा है कि फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादक को बागवानी कहते हैं, ये भी एकदम राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, बल्कि दूसरा स्थान पर आता है। इसलिए जो है निम्नलिखित में से इसमें सही कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है। जल्दी बता दीजिए तो दोस्तों कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है। ये हो जाएगा 7 देशों को। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। जल्दी बता दीजिए तो दोस्तों कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो कि भारत में रहती है। तो ये हो जाएगा आपका 17.5। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व की जनसंख्या है भारत में रहती है 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि डैश मतलब खाली जगह एक जेली जैसे पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। बताइए तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ऐसा कौन सा जेली जैसा पदार्थ है जो कि तैरते हुए पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है, जिसको कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। याद करते चलिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये सभी, और बहुत बार ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप लोग जरूर याद करते चले इन सभी सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों की व्यवस्था उनके डैश के अनुसार जो है आधारित है। बताइए तो कि आधुनिक आवर्त सारणी जो मेंडलीफ दिया है दोस्तों, ये तत्वों की व्यवस्था उनके डैश के आधार पर आधारित है। किसके आधार पर है? ये हो जाएगा क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु संख्या बढ़ना। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के आधार पर दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किसी गतिमान वस्तुओं का विस्थापन समय ग्राफ के एक सरल रेखा तब वेग होगा। बताइए तो यदि किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा में है तो उसका वेग कैसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों उसका वेग यह शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारत के ऊर्जा कटिबंधीय में से किस प्रकार की ऊर्जा का विकास किया जाता है। जल्दी बताया तो कि भारत के ऊर्जा कटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट कर दे। देखिए, गलत हो रहा है इससे घबराइए नहीं, एक बार गलत होगा उसके बाद ही दूसरा बार सही होता है। इसलिए गलत आंसर भी कर रहा है तो एकदम मत घबराइए और कमेंट में आंसर जरूर करते रहे। और क्वेश्चन नहीं याद है तो उसे याद भी करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि वसा और तेल में ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। जल्दी बताए तो कि वसा और तेल में ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा विकृति गंधिता। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकृति गंधिता किसे कहते हैं? वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है अगला क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। बताइए तो कि विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। पीतल का, इस्पात का, नरम लोहा का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि दूरदृष्टि वाली आंखों के लिए जो दोस्तों साफ साफ देख सकती है। बताइए तो दूरदृष्टि वाली आंखें जो है वो साफ साफ क्या देख सकती है? तो दूर की वस्तुओं को ही देख सकती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर निकट
निकट दृष्टि दोष पूछा जाए तो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर दूर दृष्टि पूछा जाए तो वह दूर की वस्तुओं को तो साफ साफ देखेगा पर निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन दूर दृष्टि दोष में दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, वही निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है, जल्दी बताइए। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों R बराबर जो है V/I हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि 1785 में किसने प्रकट जीव के नामकरण के द्विपदी नामकरण नामक प्रणाली प्रस्तुत की, बताइए। तो कि 1785 ईस्वी में किसने प्रकट जीव के नामकरण की द्विपद नामकरण नामक प्रणाली प्रस्तुत की थी, तो यह किया था दोस्तों कार्ल लिनियस। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि अगर हवा में ध्वनि का वेग जो है दोस्तों 330 मीटर प्रति सेकेंड है तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितनी ध्वनि होनी चाहिए दोस्तों, तो लगभग ये हो जाता है दोस्तों 16 जो है 0.5 मीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका पीएच के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाए और एकदम जो धमाकेदार इस शानदार इस सेट को बना दीजिए। और अभी तक अपने दोस्त को शेयर नहीं किया है तो दोस्त को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसके पास भी ये सभी वीडियो पहुँचे और उसका भी कुछ मदद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है दोस्तों सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए, जल्दी बताइए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है, यानी 120/80। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि समजात अंग है, जल्दी बता दीजिए। तो इनमें से समजात अंग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा समान संरचना एवं भिन्न भिन्न कार्य होता है, उसे समजात अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब बहुत अच्छा, सबका सही आ रहा है, किसी का गलत नहीं आ रहा है, सबका सही आ रहा है। बस आप लोग इसी प्रकार से जोश एवं जुनून के साथ तैयारी कर लीजिए और एग्जाम में एकदम गर्दा मचा दीजिए जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसी प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है दोस्तों धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जिसे गहने बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सोना, चांदी, प्लेटिनियम, सभी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है की बीमा है, जल्दी बताए। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या हो जाएगी, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका एम इनवर्स हो जाता है, L3 हो जाता है, T⁻⁻² होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि भारत में कितने राज्य जो है दोस्तों समुद्र तट रेखा है, जल्दी बताओ। तो भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 9 राज्य है जो कि समुद्र तट रेखा में। और आप लोग जरूर बताइएगा कि पहले जो हम 20 सेट करवाए उसमें आप लोग कितना सही किया और अभी जो हम करवाएंगे उसमें टोटल 30 प्रश्न रहेगा। आप लोग बताइएगा कि टोटल 50 में से आप लोग कितना स्कोर किए हैं, फिर जाके पता लगेगा आप लोग को कि आप लोग का तैयारी किस लेवल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, बताइए। तो कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात की। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी, जल्दी बताएं। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि जो है ये सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा, ये सभी एक दूसरे से जो है दोस्तों मिला जुला हुआ था, इसलिए महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन जो किया था वह चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित भारतीय जो है दोस्तों राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, बताइए। तो इनमें से कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिनसे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो जो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, जिससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरता। बाद बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ये सभी कर्क रेखा होकर के गुजरने वाला राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जल्दी बताइए। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, जल्दी बताइए। तो इनमें से कौन सा स्थान है जो कि भूमध्य रेखा के निकटतम में स्थित है दोस्तों, कैप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कोल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट, जो कि भूमध्य रेखा के निकट स्थित है दोस्तों, बहुत ही निकट स्थित है, इसलिए इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाला दोस्तों स्थान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि जय
जय हिंद का नारा किसने दिया था? जल्दी बताइए तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप लोग अभी तक बने हुए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए और एकदम शानदार बना दीजिए इस सेट को दोस्तों। और अगर क्वेश्चंस नहीं याद है तो उसे याद करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। हम जो लेकर के आए हैं ये वन शॉट रिवीजन और ज़्यादा चांस बनता है कि इनसे क्वेश्चंस टकराने की ही संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। जल्दी बताइए तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा इंदिरा कॉल में। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारत की भूमि मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? जल्दी बताया तो कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा पंबन चैनल। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए पंबन चैनल क्या है तो आप लोग सीधे बोल सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि द्वीप जो है एक द्वीप है। जल्दी बताए तो द्वीप एक द्वीप है, किस प्रकार का द्वीप है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात के तट पर है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? जल्दी बताए तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? बताइए तो इनमें से कौन सी भारतीय राज्य है जिनकी समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है दोस्तों? गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा, जिसकी जो दोस्तों भारत की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़िया संरचना एक उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? जल्दी बताए तो कि गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से इनमें से किसका भाग है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आप लोग को बता दें कि आप लोग जब भी क्वेश्चन रीड करिएगा तो उसके साथ साथ आप चारों ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा। इससे क्या होगा आप लोग जो है एकदम कन्फर्म हो जाइएगा कि इसका आंसर ए सही होगा या बी सही होगा, फिर जाकर के आप लोग टिक आउट करिएगा। इससे क्या होता है बहुत सारा लड़का जो है क्वेश्चंस पढ़ता है और एक ऑप्शन पढ़ के टिक आउट कर देता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस गलत होने का चांस भी हो जाता है। इसलिए आप लोग पूरा जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारतीय संविधान के जो है दोस्तों अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कोरोमंडल तट, जो कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि देश बंधु की उपाधि जो है दोस्तों संबंधित है। जल्दी बताए तो देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चित्तरंजन CR दास के द्वारा संबंधित। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि नमक सत्याग्रह की ईस्वी प्रारंभ हुआ था? बताए तो नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? जल्दी बता दीजिए तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगा आपका बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जितने भी भारत एवं बिहार से क्वेश्चंस जनरेट होता है वो सभी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। बहुत ही VVI क्वेश्चंस हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वही सभी हम लेकर के आए हैं। अगर आप लोग अभी जुड़े हैं तो आप लोग वीडियो को जो है बैक करके जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारा VVI क्वेश्चन हम कवर करवाए आज के वीडियो में। अगर आप लोग मिस कर देते हैं तो बहुत ही पछताएगा, इसलिए आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? जल्दी बताए तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, संघ की कार्यपालिका जो है दोस्तों शक्ति निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही पूछता है राष्ट्रपति जो है वह क्या होता है दोस्तों? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जल्दी बताए तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था भगत सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? जल्दी बताए तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो ये हो जाएगा आपका भूटान के साथ। ऑप्शन नंबर डी जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, जल्दी बताइए। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आकार पर होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, जल्दी बताए। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, तो ये हो जाएगा आपका 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 के किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों कि आप लोग जो है अभी तक कमेंट कर रहे हैं एकदम जोश जुनून के साथ। बस यही जोश जुनून आप लोग का बना रहना चाहिए एग्जाम हॉल में। यहाँ तो सब देख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में ज़रूर अच्छा रिजल्ट लाइए आप लोग। अब बताइएगा कि एग्जाम आप लोगों का कैसा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था दोस्तों अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने, जल्दी बता दीजिए एकदम फास्ट में कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे, तो ये हो जाएगा 1 बार बने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत बढ़िया लगा दोस्तों, आप लोग इसी प्रकार से जो है जोश जुनून के साथ तैयारी किए होंगे तो एग्ज़ाम जरूर इस बार क्लियर हो जाएगा। और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना किए हैं 50 में से सही। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।